साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज के लाइव को आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेता और कार्यकर्ता जरूर सुने। और साथियों, बहुजन समाज के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी जरूर सुने। और दोस्तों, बहुजन समाज से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप अपने बहुजन यूट्यूब चैनल रियल टीवी इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आज का ये विशेष लाइव जो भविष्य में एक बड़ी तैयारी हम लोगों ने की है उसको लेकर आज के इस लाइव को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूँ। उन महान पुरुषों को नमन जिन महान पुरुषों की वजह से हम लोगों को इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला। और क्योंकि ये जीवन में जो सुख सुविधाएं और सम्मान है, अवसर है, ये महापुरुषों के संघर्ष, उनके त्याग, उनके बलिदान, उनके समर्पण और वो जिस तरह से व्यक्तिगत अपने लिए ना जी के हमारे लिए जो उनकी वजह से। तो इसलिए मेरा ये मन था कि आपसे बात की जाए और भविष्य में जो आंदोलन हम लोग करने वाले हैं उसके लिए आपको सूचना दी जाए। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत श्रेष्ठ सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, संत गाडगे जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संतराम बीए प्रजापति, महामना राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, बाबू शिवदयाल चौरसिया, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूँ। माँ फातिमा शेख, मैं उनको भी नमन करता हूँ। माँ सावित्रीबाई फूले को भी नमन करता हूँ। उन सभी महान पुरुषों को नमन करता हूँ जिनका कोई ना कोई योगदान इस आंदोलन में है। और आज क्योंकि बड़ा दिन, एक तरफ जहां माँ फातिमा शेख जी की जयंती है आज, जिन्होंने वंचितों, शोषितों और महिलाओं को पढ़ने के लिए, बच्चियों को पढ़ने के लिए पहले स्कूल की व्यवस्था कराई, माँ सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के साथ। वहीं किसान, कमेरो, नौजवान, व्यवस्था परिवर्तन के एक और पिलर श्रद्धेय सर छोटू राम जी की आज स्मृति दिवस भी। आज के दिन मैं इन दोनों महान विभूतियों को नमन करता हूँ। किसानों के लिए, कमेरों के लिए, मेहनतकश कौमों के लिए सर छोटू राम का एक बड़ा योगदान है। लोग उनको जाट नेता के रूप में बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो जाटों के नेता नहीं थे, वो पूरे किसान, कमेरे, कमजोर, शोषित, वंचित वर्ग के नेता थे। और ऐसे ही माँ सावित्रीबाई फूले की साथी रही, जो प्रथम शिक्षिका थी मुस्लिम समाज से। माँ फातिमा शेख को भी आज उनकी जयंती के दिवस पे हम लोग याद करते हैं, नमन करते हैं। सम्मानित साथियों, मैं आजकल ज्यादा समय नगीना लोकसभा क्षेत्र में देता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने राजनीतिक रूप से जो काम किया उसमें मुझे बहुत ज्यादा समय चुनाव के अंदर नहीं मिला। लेकिन इस बार आजाद समाज पार्टी पूरी तैयारी से नगीना लोकसभा चुनाव लड़ रही। मैं लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों के दुख सुख, उनकी समस्याओं को जानता हूँ, उनके बीच रहता हूँ, और मेरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात, अपने विचार पहुंचाए जाए। मैं दो चीजों पे यहाँ बात करूंगा, आप बड़े पैमाने मुझे सुनेंगे इस लाइव के बाद, और हमारे बहुजन मीडिया के जो साथी है वो यहाँ से उठा के उसको सोशल मीडिया पे भी डालें। साथियों, देश में जब 15 अगस्त 1947 को आजादी आई, तो आजादी के साथ वंचित वर्ग के लोगों पर अधिकार नहीं आए, महिलाओं पर अधिकार नहीं आए, हक वंचित समाज पे अधिकार नहीं आए। उन अधिकारों को आने में जो समय लगा, वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार होकर जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में आया, उस समय के साथ वो अधिकार आए 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ। जिस दिन इस देश में गैर बराबरी अगर कोई करेगा उसके खिलाफ कानून आया, छुआछूत कोई करेगा उसके खिलाफ कानून आया, और अवसर की समता, यानी कि चाहे किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, चाहे किसी वर्ग का बेटा हो, वो भी दूसरे लोगों की तरह अपने अधिकार प्राप्त करके, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, अच्छी नौकरियों में जा सकता है, बिजनेस कर सकता है, रोजगार कर सकता है, किसी भी प्रोफेशन को चुन सकता है। ये सुनिश्चित हुआ कि इस देश के शूद्रों को भी सभी जगह पे जाने की आजादी है, सभी पोस्ट पे। ये भी सुनिश्चित हुआ कि इस देश की बेटियां भी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन सकती। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई। बाद में वही
आंदोलन जो है आगे बढ़ के मंडल कमीशन के रूप में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था हुई। सम्मानित बंधुओं, मेरी बहनों, माओ, प्यारे छोटे भाइयों, मुझसे बड़े भाइयों और समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा समाज, उनको भी मेरा ये संदेश है कि जिस उम्मीदों से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया और बाकी अधिकार दिलाया, उनको ये एहसास था कि पढ़ लिख के आने वाली पीढ़ियां वो वोट की वैल्यू को, शिक्षा की वैल्यू को, संघर्ष की वैल्यू को और संगठित होने के कार्य करके देश में आगे बढ़ेगी और अपनी जो अधिकार संविधान ने दिए हैं उन अधिकारों की रक्षा करेगी और उन अधिकारों को लागू कराने का काम करेगी। जैसे भारतीय संविधान तो आपको अधिकार देता है कि आप वोट की ताकत से अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं बना पाए, इसके लिए संविधान दोषी नहीं है। आप लोग उस कार्य को उतनी मजबूती से नहीं कर पाए, इसके लिए आप दोषी होते। सभी स्टेट में आप अपने चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं वोट की शक्ति से, आप नहीं बना पाए, इसके लिए संविधान दोषी नहीं है। तो मैं आपको बात याद दिलाता हूं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सौंपते हुए संविधान सभा से कही, और मैं बार बार अपनी स्पीच में इस बात को कहता हूं क्योंकि हमारे लोग मुझे सुनते हैं और मुझे आशा विश्वास है कि वो फोटो और तमाम तरह की चीजों से बाहर निकल के मेरी बात को की पहरेदारी भी करेंगे। क्योंकि जब आप नारा लगाते हैं कि चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, ऐसा ही नारा आपने बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के साथ भी लगाया। अगर समय से साथ दिया होता तो शायद बहुत हालातों में परिवर्तन हो गए होते। तो एक नारा पंजाब में बहुत मशहूर है, जो नारा लगता है, जो है कि काशीराम तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, सदगुरु रविदास तेरी सोच पे, भगवान वाल्मीकि तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। पहरा देंगे ठोक के का मतलब होता है कि हम आपके विचार की पहरेदारी करेंगे और आपके अधूरे सपने को पूरा करेंगे। बड़े दुख तकलीफों के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अधिकार संविधान से मिले थे वो तो लगभग खत्म होने की तरफ है। कौन सा पहरा आपने दिया, आप सोचो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं, क्योंकि राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबरी हासिल कर लेंगे, लेकिन देश में व्यापक सामाजिक गैर बराबरी, जो जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव है, भारत में जातियां, जातियों में ऊंच नीच है और जातियों का इतना बड़ा हमारे ऊपर असर है कि दलित इससे बड़े या उससे छोटे, पिछड़े उनसे बड़े, उनसे छोटे और अगड़े उनसे बड़े, इस तरह की जो ऊंच नीच की व्यवस्था बनी हुई है जाति के आधार पर, इस ऊंच नीच की व्यवस्था, सामाजिक गैर बराबरी की जो व्यवस्था है और आर्थिक गैर बराबरी का मतलब कि एक आदमी इतना अमीर है कि उसके पास कितनी संपत्ति उसको नहीं पता है, और एक आदमी इतना गरीब है कि उसके पास एक गज जमीन नहीं। एक आदमी ऐसा है जिसके पास सर्दियों में इतने साधन हैं कि वो चाहे तो 50 लोगों को भी साधन उपलब्ध करा दे, लेकिन एक आदमी ऐसा जिसके पास सर्दी से बचने के लिए रास्ता नहीं। एक आदमी ऐसा जिसके पास खाने के लिए 56 तरह के भोजन है, लेकिन एक आदमी ऐसा जिसके पास पेट भरने के लिए खाना नहीं। एक आदमी ऐसा है जिसका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है और एक आदमी ऐसा है जिसके जेब में पर्चे के पैसे भी नहीं। एक आदमी ऐसा है जो बड़े से बड़े स्कूलों में शिक्षा ले सकता है, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे हैं, कुछ नहीं बड़े पैमाने पर 80-82% देश की आबादी अभी ऐसी है जो अपने मन चाहे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन भी नहीं करा सकती। और तो और अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी सर ढकने के लिए व्यवस्था देने में भी असफल। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जो सामाजिक गैर बराबरी है और आर्थिक गैर बराबरी, अगर हम इसको दूर नहीं कर पाए तो राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने का प्रयास करें। लेकिन 56 में बाबा साहब के जाने के बाद ये प्रयास बड़ी मजबूती से नहीं हुआ, और दुश्मन तो नहीं चाहता था। मैं दुश्मन इसलिए कहता हूं कि कुछ लोगों की कारगुजारी है जिसकी वजह से आज भी देश में गैर बराबरी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बनी हुई। मैं किसी जाति धर्म व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, विचारधारा का विरोधी हूँ। जो सामंतवादी, पूंजीवादी और जातिवादी सोच है, मैं उसका विरोधी। वो व्यक्ति किसी जाति धर्म का हो, मैं उसका विरोध आज भी करता हूँ, कल भी करता हूँ, जब तक वो इंसान नहीं बन जाता उसका विरोध करता हूँ। इस संकीर्ण सोच का विरोध हम लोग जारी रखें। तो साथियों, आजादी के साथ धन, धरती, राजपाट में कोई बंटवारा नहीं। इस वजह से आज भी इस देश में हजारों लोग, लाखों लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, सड़क किनारे रहते हैं, रेलवे की लाइन के किनारे रहते हैं और तमाम तरह की ऐसी जगह रहते हैं जहां सांस लेना भी दुर्भर। दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के नालों के ऊपर, दिल्ली की नदियों के किनारे, देश की तमाम तरह की रेलवे लाइनों के किनारे, तालाबों के किनारे, और सरकार पे उनको देने के लिए घर भी 70 साल में व्यवस्था नहीं हो। मैं समझता हूं कि अगर आप सुधार चाहते, सुधार कैसा और सुधार कैसे होगा ये भी आप जान। सुधार होगा जब इस देश के राष्ट्रपति से लेके और 4th क्लास के कर्मचारी तक के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। डीएम, एसएसपी, विधायक, मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सेंट्रल सेक्रेटरीट के कर्मचारी, स्टेट सेक्रेटरीट के कर्मचारी,
जितने ब्यूरोक्रेट हैं वो सब लोग, उनके बच्चे जब वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो सरकारी तो चलाते हैं, उन सबके रहते वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में विदेश में पढ़ाते हैं। और यहाँ गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, सामाजिक रूप से जो गैर प्राप्त रहते हैं, उनके लिए आज तक भी सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधा, अच्छी पढ़ाई की उपलब्ध नहीं हो पाई। अमीर तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देता है, गरीब कहाँ जाए, उनके बच्चों का भविष्य क्या। तो जब तक सरकारी स्कूल में सरकारी कर्मचारी, नेताओं के, अधिकारियों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तब तक सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई और सुविधाएं नहीं आएंगी। उसी तरह जब तक सरकारी अस्पतालों में नेताजी, मंत्री जी, विधायक जी, राज्यपाल जी, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी का इलाज नहीं होगा, वो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं कि हम सरकार जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने आप उन हॉस्पिटलों में इलाज नहीं कराते, अपने आप प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराते हैं, विदेश इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो भाई आप नालायक नेता, ये बताओ कि आपने अपने देश में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं की व्यवस्था आपने क्यों नहीं की। बड़े बड़े अस्पताल, गोरखपुर का अस्पताल हमारा एम्स, जिसके मुख्यमंत्री और बीजेपी की केंद्र की सरकार दावे करती है, वहां के पेशेंट को, जब मैं वहां चुनाव लड़ रहा था, मैंने देखा कि वहां के पेशेंट को सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। वहां डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, दवाइयां नहीं है। तो भाजपा की सरकार तो नाम की राजनीति करती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं, चाहे वो फोर्थ क्लास कर्मचारी हो, एमपी, एमएलए, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या कोई ब्यूरोक्रेट हो, क्लास 1 से लेके क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ के कर्मचारी हो, या सरकारी लाभ लेने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो पार्षद हो, कोई भी हो, जब तक उनके बच्चों का उनका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा, तो मुझे लगता है सरकारी हॉस्पिटल में उस तरह की सुविधाएं, उस तरह की दवाइयां, उस तरह की इक्विपमेंट्स नहीं पहुंच पाएंगे जब तक। क्योंकि देखिए कितनी अच्छी बात, अपना इलाज प्राइवेट सेक्टर में कराते हैं और गरीबों के लिए कहते हैं हमने सरकारी अस्पताल खोल रखे हैं। सरकारी अस्पताल जाकर देखो, कई जगह तो हालात ये है कि वहां आप खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी दुर्गंध है, दवाइयां नहीं है, दवाइयों के लिए बाहर पर्चे लिखते हैं क्योंकि डॉक्टर्स की कमीशन बंधी हुई है। इस तरह से लुटेरे देश के आम जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं। इसको हमें रोकना पड़े। मैंने कहा कि देश में जब तक सेना का दुरुपयोग नहीं रुकेगा, सेना जो हमारी शान है, सेना जो इस उम्मीद के साथ देश के बॉर्डर पर खड़ी है कि वो हमारी रक्षा सुरक्षा करे, जिनकी वजह से हम चैन से सोते हैं, उनके साथ जो राजनीतिकरण और अग्निवीर के रूप में जो उनके साथ खेल हो रहा है, जब तक वो बंद नहीं होगा। और मेरा तो मानना कि हमारी विदेश पॉलिसी एकदम ठीक हो जाएगी अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के बेटे, रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के बच्चे बॉर्डर पे उनकी ड्यूटी लगे। मैं तो चाहता हूं देश का हर एक व्यक्ति 5 साल सेना की जॉब जरूर करे, सुविधा के आधार पर नहीं, उसकी बाकी पढ़ाई भी वही हो, और उसको अपने अधिकार और कर्तव्य को भी जानने का मौका मिले और वो अनुशासित व्यक्ति बने। मैं जब सड़क पर जाता हूँ देखता हूँ कि लोगों में बहुत लापरवाही है, हेलमेट नहीं पहनते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते और तमाम तरह की चीजें। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा मन से कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, उनको हमने समझाया नहीं, उनको हमने तैयार नहीं किया। अगर हम चाहते हैं सुधार हो तो इसकी शुरुआत हमें खुद से भी करनी पड़ेगी और हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जिसका सरकार ने प्रयास नहीं किया। लोग, हमें संविधान पढ़ाना पड़ेगा लोग, जिससे लोग अपने कर्तव्यों को जाने, अपने अधिकारों को जाने। आपसे झगड़े 100% बहुत बड़े पैमाने पर कम हो जाएंगे। सड़क पर एक्सीडेंट बहुत बड़े पैमाने पर कम हो जाएंगे। लापरवाही और लाइनें जो लगती है बहुत बड़े पैमाने पर कम हो जाएगी जब लोग अपने अधिकार जानेंगे। और जो पुलिस और तमाम तरह की सरकारी मशीनरियां लोगों को डराने का, धमकाने का काम करती है, उनके अधिकारों का हनन करके, संवैधानिक अधिकारों का, उनको मारने, पीटने, सताने, उनसे पैसा लूटने का जो प्रयास करते हैं, भ्रष्टाचार, वो सब खत्म हो जाएगा अगर लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। उसके साथ साथ समान काम समान वेतन। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब सरकारी अस्पतालों में इलाज होंगे सब लोगों के, तो सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ेगी और सरकारी नौकरियां भी बढ़ेगी। बड़े पैमाने पे प्राइवेट सेक्टर को नकार के हम सरकारी सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा, सरकारी उपक्रम बनाने पड़ेंगे। गांव के जनसंख्या के आधार पर बड़े बड़े हॉस्पिटल होंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ज्यादा डॉक्टर तैयार होंगे, ऐसे स्कूल बनेंगे तो ज्यादा टीचर तैयार होंगे। अनेक तरह की उसमें भी फील्ड है, पीटीआई है, स्पोर्ट टीचर है, और सब सब्जेक्ट के टीचर, बहुत सारी नौकरियां आएंगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो आम जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। जो पूंजीपतियों के लिए सरकारें काम करी वो भी बंद हो जाएगा। मीडिया भी, अगर सरकार भ्रष्ट ना हो तो सरकार के अंडरटेकिंग हो, तो जो बड़े बड़े विज्ञापन लेके मीडिया अपना काम कर रही है और झूठ दिखाने काम करती है, सच छिपाने काम करती है, सरकार के पिछलग्गू बनी रहती है, उन पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा, समान काम समान वेतन। अगर आप सरकारी कर्मचारी से उसको 8 घंटे का जो वेतन देते हैं वही आप संविदा कर्मचारी को भी आपको देना चाहिए। कहाँ 8 घंटे मजदूरी के 150 रुपए मिलते हैं, वहीं 8 घंटे सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति को 2000 रुपए मिलते हैं। काम वो भी इतना ही करता है, काम ये भी इतना ही करता है।
कहीं आपने ठेकेदारी पे संविदा पे लगा रखे हैं, सफाई कर्मचारी आपने लगा रखे हैं, सीवर में भी उतरते हैं, नाले में भी उतरते हैं, मरते भी हैं, सड़क भी साफ करते हैं। वही अगर आपने सरकारी कर्मचारी तौर पर लगाया, उसकी तनख्वाह 50,000 रुपए है, और जो आपने संविदा ठेकेदारी पे लगाया है उसको आप 6,000 रुपए, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए दे रहे हैं। तो इसलिए समान काम समान वेतन। एक अध्यापक को आप 40,000 रुपए तनख्वाह देते हो, 50,000 रुपए, वहीं संविदा पे काम करने वाले अध्यापक को आप 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, 6,000 रुपए देते हैं। भाई उनकी उनके जो घर की समस्या है वो कैसे पूरी होंगी? तो समान काम समान वेतन, जिस तरह का काम उस तरह का वेतन मिलना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास है और ऐसा हमारी पार्टी सोचती है, हमारे नेता भी ऐसा ही सोचते हैं। जितना निजी सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर को हमें सरकारी सेक्टर में बदलना पड़ेगा, जिससे सरकारी सेक्टर जनता की पहुंच में है। सरकारी सेक्टर सस्ता है, जनता की पहुंच में, जनता के लिए आसान है। अगर हम जनता को सुख सुविधा देना चाहते हैं, हमें तय करना पड़ेगा सरकार को, पूंजीपति को सुविधा देना चाहते हैं, जनता को देना चाहे तो जनता के लिए आसान करना चाहिए। ये नहीं कि महंगाई बढ़ानी चाहिए, हमें जनता के लिए सुख सुविधाएं आसान करनी चाहिए, इसलिए सस्ती करनी चाहिए। लेकिन देश में तो महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि भ्रष्टाचारी नेताओं की वजह से ये जारी। और एक जो सबसे बड़ी समस्या आज मेरे सामने आई, जिस पर मैं गांव देहात में जाता हूँ, लोग दुखी है, और मैं इस बात को स्वीकार भी कर रहा हूँ कि जनता का जो भय है वो दूर होना चाहिए। जनता की जो शंका है वो है ईवीएम। बहुत दिन से लोग मुझे कह रहे थे कि भैया आप ईवीएम पे आंदोलन नहीं कर रहे, आप ईवीएम पे बोलते नहीं। मगर मैंने उनको, कुछ लोगों को अपने समझाया, वो शांत भी हो गए कि अगर आप 10, 20, 50 लोग जिला स्तर पर उतर जाओगे, उससे कुछ होगा नहीं, उससे सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले जनमत तैयार कीजिए। तो हमने आज बड़े पैमाने पर जनमत तैयार कर लिया है। अब हम उस जनमत के जरिए बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं ईवीएम पे। हमारे लोग तैयार हो जाएं, हम ईवीएम को बंद करवा के, या क्या तो ईवीएम को बंद करवाएंगे या फेर करवाएंगे, जिससे लोगों की वोटों की चोरी और लोगों के मन में जो शंका है वो ना। इसलिए अभी 12 तारीख से हमारे सम्मेलन उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहे हैं। 11 तारीख को मेरे पिताजी की बरसी है, मैं परिवार के बीच में रहूंगा। 2 दिन मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि मैं अपने पिता से जो संकल्प मैंने किया था उसको मुझे पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और अन्य हमारे सभी महापुरुषों के सपनों को पूरा करने का भी काम उसी के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन 11 तारीख की बरसी के बाद 12 तारीख से हम लोग उत्तर प्रदेश सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। 12 तारीख को हम लोग इटावा रहेंगे, 13 में उन्नाव रहेंगे, 14 में कानपुर रहेंगे, 15 में आजमगढ़ रहेंगे, 16 में मऊ रहेंगे। आगे भविष्य में भी ये कार्यक्रम चलते रहेंगे, और इसको बंद कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी दिल्ली में भी एक बड़ा जनमत के साथ आंदोलन हम लोग करें। क्योंकि अगर लोगों को ये ऐसा मन में शंका पैदा हो गई है, तो ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा जनतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा जनता की सरकार, जनता के लिए काम करने वाले नुमाइंदे। लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है जब जनता को विश्वास नहीं कि उनकी वोट जिसको वो डाल रहे हैं जा रही नहीं जा रही। हमारा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, जनता की आवाज उठाना, जनता के मुद्दों को वहां तक पहुंचाना, जो भी बेहतर से बेहतर हम जनता के लिए कर। जैसे हमें अवसर मिलेगा तो हम वो करके दिखाएंगे जो हमने आपसे कहा। 100% आरक्षण व्यवस्था, दलित वर्ग को उनकी आबादी के हिसाब से, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके आबादी के हिसाब से, मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से, जैन, सिख, बौद्ध और जो भारत की जातीय व्यवस्था में ऊंची जातियों के लोग जो खुद को मानते हैं तथाकथित, जबकि इंसान में कोई कर्म से आदमी ऊंचा और नीचा होता है, जन्म से नहीं होता, हम इसके खिलाफ। उनको भी उनकी जितनी संख्या है उनका सर्वेक्षण करा के उसके आधार पर उनको भी सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी हम लोग देने का काम करेंगे। जितनी भी उनकी जनसंख्या अगर 15% बैठती है तो 15% ही, किसी के साथ गैर बराबरी नहीं करेंगे, ना अपर कास्ट के साथ, तथाकथित अपर कास्ट, और ना ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, किसी के साथ भी गैर बराबरी नहीं करेंगे। जिसकी जनसंख्या उसके आधार पे सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। इसलिए जातिगत जनगणना कराने के लिए भी हम लोग एक बड़े मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। हमारा लगातार ये प्रयास है कि देश की जनता बड़े पैमाने पर जागरूक हो। जब देश की जनता जागरूक होगी, जागरूक मतदाता ही एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण की नींव होती। तो हम लोगों को जागरूक करने के लिए निकलेंगे और लगातार हम लोग इसको देश भर में चलाते रहेंगे। मैं अपने सभी देश भर के नेताओं को कहूंगा कि आज की मेरी बातों को ध्यान से सुनना और लोगों के बीच ये संदेश हमारा पहुंचाएंगे हम क्या करना चाहते हैं देश में। और अगर देश की जनता ने हमारा साथ दिया, प्रदेशों की जनता ने हमारा साथ दिया, तो एक स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार, सुख सुविधाओं का जीवन उनको देश में भविष्य में मिलेगा, अगर उन्होंने हमारा साथ दिया, हमें अवसर दिया। इसलिए जनता की मेहनत की कमाई भ्रष्टाचारी नेताओं, अधिकारियों, ठेकेदारों की जेब में ना जाए, वो गरीबों के काम आए, कमजोरों के काम आए। और 70 साल में जो नहीं कर पाई सरकारें, देश
कि नेता नहीं कर पाए, वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बस ये जनमत हमारा हमें अवसर दे, ये जनमत संग्रह हमारे साथ जुड़े। और जो वोट की चोरी ईवीएम द्वारा हो रही है, मैं आपसे वादा करता हूं कि ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी रोकने के लिए हम लोग एक मजबूत आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिना जन समर्थन के कोई आंदोलन कामयाब नहीं होता। हम शक्तिशाली हैं संख्या के आधार पे, इसलिए हम जनमत की तैयारी कर रहे थे। जनमत हमारा तैयार हो गया है। अब गांव गांव जाके हम लोगों को जगाने का काम करेंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे, और ईवीएम द्वारा जो वोट की चोरी उसको रोकने का काम करेंगे। और लोगों का मनोबल बढ़ा के जो महापुरुषों का रुका हुआ आंदोलन है, महापुरुषों का रुका हुआ आंदोलन यही है कि इस देश में सभी को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, ये देश बेगमपुरा राष्ट्र बने। बेगमपुरा का मतलब होता है बेगम, जहां कोई गम ना हो। जहां सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई गैर बराबरी ना हो, छुआछूत ना हो, ऊंच नीच ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को डर ना हो, भय ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का लूटपाट ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, प्रेम भाईचारे से सब लोग रहें। ऐसे बेगमपुरा राज की कल्पना सतगुरु रविदास जी ने की। उस राज को लाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। उसी राज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में स्थापित किया, लेकिन संविधान अभी लागू नहीं हुआ, इसलिए लोगों के जीवन में सुख सुविधा नहीं पहुंची और लोग परेशान हैं। इस उम्मीद में वो नेता भरोसा करते हैं कि नेता उनकी जिंदगी बदलेंगे, लेकिन नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, सुख सुविधाओं के कारण जनता की भावनाओं के साथ धोखा करते हैं। इस वजह से जनता ठगी गई है और जनता किसी पर विश्वास इतनी आसानी से नहीं करती। मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से आपसे वादा करता हूं कि हम इस देश में मानवता का राज स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और लगातार संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारे शरीर में जान। और अगर इसके रास्ते में कोई भी आएगा तो हम उससे संघर्ष करेंगे। अगर जनता की भलाई को रोकने के लिए कोई भी हमारे बीच में आएगा तो हम उसके साथ संघर्ष करेंगे, उसके साथ इस रिश्ते को भी निभाएंगे, क्योंकि इस देश में लंबे समय तक जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए लोग नहीं बने। आज भी रेप, हत्या, अत्याचार होते हैं। हमारी एक बहन बैठी है वहां दिल्ली में, आज उसको उठा दिया गया प्रोटेस्ट स्थल से। उसकी आंखों के आंसू मैं नहीं देख पाया, मुझे बड़ी तकलीफ। समय कमी कारण मैं वहां नहीं पहुंच पाया, बहुत जल्द मैं उससे मिलने भी जाऊंगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती के मेरे छोटे भाई बहन लखनऊ में अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वो आमरण अनशन कर रहे हैं इस उम्मीद से कि उनको न्याय मिले, लेकिन निकम्मी, बहरी, गूंगी सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनको आवाज उठाने पर लाठी मारते हैं, जेल भेजते हैं, अपमानित करते हैं, जाति से शब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन न्याय नहीं देते। और मैं बार बार ये समझाता हूं, अगर आपने राज व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की तो आपको संविधान के रहते भी कुछ नहीं मिलेगा, और ऐसा ही हो भी रहा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि देश करो मरो की स्थिति में है। एक तरफ भाजपा इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करना चाहती है, आपको कमजोर कराना चाहती है, गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर करना चाहती है। दूसरी तरफ आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए सब आपसे वोट तो चाहते हैं, कोई तैयार नहीं। ऐसे में अगर आप आजाद समाज पार्टी को ताकत दें तो आजाद समाज पार्टी ये सुनिश्चित करती है कि आपको स्वाभिमान, सम्मान, हक, अधिकार और सुख सुविधा वाला जीवन भविष्य में हम लोग दिलाने के लिए संकल्पित हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए मेरी मंगल कामना। और देश भर में जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता काम करें, उनसे कहूंगा कार्यकर्ता काम करें, तो मेरी इन बातों को नोट कर लें, डायरी बना लें, एक एक बार नोट कर लें और जनता के बीच जाके इस बात को रखें कि अगर आजाद समाज पार्टी का अवसर मिला तो ये सुख सुविधा है और ये सम्मान का जीवन आपके हिस्से में आएगा। कोई बहन बेटियां डर में नहीं रहेंगी, किसी का अपमान नहीं होगा, किसी रेप हत्या नहीं होगी, किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं होगा जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। किसी मुसलमान को, किसी जैन को, उनके धार्मिक स्थलों को कुचला नहीं जाएगा जिस तरह कुचला जा रहा है। किसी मुसलमान को दाढ़ी टोपी के नाम पे नहीं मारा जाएगा, धर्म के नाम पे नहीं मारा जाएगा। ईसाइयों को अब उनके प्रार्थना करने पे, पूजा स्थल पे जाने पे नहीं मारा जाएगा। बुद्धिस्टों को भी उनके भगवान बुद्ध के जो है सिद्धांतों पर चलने से कोई रोक नहीं पाएगा। सिख भाइयों को भी उनके साथ जो अन्याय लगातार होते रहे, वो अन्याय भी नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि मानवता के राज के लिए आजाद समाज पार्टी को समर्थन करें, उनको वोट दें, उनके चुनाव निशान को वोट करके केसली में उनको ताकत दें। और आजाद समाज पार्टी के नेताओं से कहूंगा कि वो पूर्ण श्रद्धा से, समर्पण के साथ जनता के बीच जाके जनता को आजाद समाज पार्टी से जोड़ने का काम करें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और इस लड़ाई को, इस संघर्ष को, करो मरो के संघर्ष को स्वीकार करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सम्मानित नेता आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के देश भर में संघर्ष कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप अपने यहाँ आंदोलन की, मार्च की, यात्रा की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि बहुत जल्द आपके प्रदेश में भी ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ
और धन धरती राजपाट बट के रहेगा। इस हिस्सेदारी का आंदोलन आने वाला है, आप लोग तैयारी कर लें। अब हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस देश में हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिलता, बहन बेटियों को नहीं मिलता, तब तक हम संघर्ष जारी रखें। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, नए वर्ष की हार्दिक बधाई। मिलते हैं 12 तारीख को इटावा, 13 तारीख को उन्नाव, 14 तारीख को कानपुर देहात, 15 तारीख को आजमगढ़, 16 तारीख को मऊ। उसके बाद भी लगातार आपको आगे की सूचना दी जाएगी। आशा उम्मीद कि आप बढ़ चढ़ कर इनमें हिस्सा लेके इनको ताकत दोगे। धन्यवाद।